काला जादू, तहरीर M.A. राहत। एपिसोड 14। मेरी आंखें धोखा नहीं दे रही थी। ये उन सूरतों में से एक सूरत थी जो आंखों की हसरत बन चुकी थी। मामू रियाज हमारे मामू ही नहीं, दोस्त भी थे। इतना अच्छा वक्त गुजारा था उनके साथ कि अब याद भी करता हूं तो यकीन नहीं आता था। मगर यहां वो तन्हा नहीं थे, उनके साथ 3 और आदमी भी थे। एक लंबे तड़ंगे नवाबों जैसे हुलिये के साहब, बारीक मलमल का कढ़ा हुआ कुर्ता पहने, सिल्क की शेरवानी जिसके सारे बटन खुले हुए थे, दूध जैसा सफेद रंग, तलवार कट स्याह मूछें, सर पर काली तिरछी टोपी, चूड़ीदार पजामा जिसमें कलाबत्तू के फंदे वाला इजार बंद जिसका फंदा कुर्ते से नीचे, वार्निश का लोफर शू जिसकी चरर चरर शोर के बावजूद सुनाई दे रही थी। होंठों पर पान की धड़ी जमी हुई। दूसरे 2 भी किसी हद तक ऐसे ही लिबास में मलबूस थे। अलबत्ता मामू रियाज शलवार कमीज पहने हुए साफ सुथरे नजर आ रहे थे, मगर उन साहब के साथ चलते हुए उनका अंदाज भी मुअद्दबाना नजर आता था। दिल ने पूरा यकीन कर लिया कि ये मामू रियाज ही हैं। बदन में फरीरी सी आई, पांव आगे बढ़े, जी चाहा दौड़ कर लिपट जाऊं, इतना रोऊं कि आंखें आंसुओं के साथ बह जाएं, मगर अक्ल ने रोक लिया। अपने बारे में कुछ अंदाजा है मसूद? हाथों में फूलों के हार दबे हुए हैं, एक बुरी जगह रहते हो, हराम की कमाई पर जी रहे हो। क्या लग रहा है, कुछ इल्म है मामू से मिलने के बाद क्या होगा? वही सब कुछ ना जिससे बचना चाहते हो। ओह, मगर मामू को कैसे छोड़ सकता हूं? पता तो लगे कि वो शक्तिपुर में कब आए, अम्मी और अब्बा कहाँ हैं, और सब लोग कैसे हैं। उन्हें महमूद के बारे में बताऊं, न जाने अम्मी और अब्बा का क्या हाल होगा। रत्ना, अरे ओ रत्ना, किसी ने मुझे पुकारा और मैं चौंक पड़ा। घूमकर देखा तो मालती खड़ी थी। अरे यहां खड़े सो रहे हो क्या? वहां रमा रानी इंतजार कर रही है तुम्हारा। मालती, तुम ये हार ले जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। अरे लेकर जाओ दौड़ते हुए, मैं दूसरे काम से जा रही हूं, मालती ने कहा और गर्दन झटक कर आगे बढ़ गई। और मैं रुक कर उन लोगों को देखता रहा। वो सामने वाले कोठे की सीढ़ियां चढ़ने लगे। ये इत्मीनान हो गया कि वो लोग बेलावती के मेहमान हैं। पहले हार दे आऊं, उसके बाद आ जाऊंगा और फिर कुछ सोचूंगा। मैं तेजी से आगे बढ़ा। ऊपर पहुंचा तो शरीर किश्ना नजर आई। जर्क बर्क जोड़े में मलबूस, सुर्खी पाउडर से सजी हुई आंखों में काजल के डोरे सजे हुए। गजरे लाए हो? उसने पूछा। हाँ, इसमें है, ये संभालो, मुझे कुछ काम है। मैंने उसे पुड़े देने की कोशिश की और वो पीछे हट गई। मुझे भी काम है, मेरे साथ आओ। किश्ना, ले लो जल्दी से, वरना मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा, मैंने आजिजी से कहा। ना रतन जी, आओ जरा, मुझे भी काम है तुमसे। मालती नहीं है वरना तुम्हें तकलीफ ना देती। वो वापस मुड़ गई। रमा रानी, राधा और लक्ष्मी हॉल कमरे में थीं, जहां तबले की थाप और सारंगी के साथ घुंघरू छनक रहे थे। मजबूरन मैं किश्ना के साथ कमरे में दाखिल हो गया। किश्ना ने पुड़े खोले, गजरे निकाले और फिर मोतियों के फूलों का एक हार मुझे देकर बोली, इसे मेरे बालों में सजाओ। किश्ना, मैंने हैरानगी से पूछा। बांधो रतन, फूल लगाने से तुम पति नहीं बन जाओगे मेरे। चलो लगाओ। मुझे अंदाजा था कि वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगी। मजबूरन उसके बालों में फूल सजाए। उसने कलाइयों के गजरे उठाकर मुझे दिए। अब इन्हें भी मेरे हाथों में सजा दो। तुम मुझ पर जुल्म कर रही हो किश्ना, तुमने भी तो हम पर जुल्म कर रखा है, न जाने कब से। बांधो भाई, देर हो रही है। मुझे खासी देर लगी उससे पीछा छुड़ाने में। उसके बाद मैं नीचे को भागा और पूरी गली में नजर दौड़ाई। वो लोग अब नजर नहीं आ रहे थे। इत्मीनान हुआ कि वो बेलावती यानी शकुंता के कोठे पर हैं। अब क्या करूं? क्या ऊपर चला जाऊं? मगर फिर क्या करूंगा? मामू के सामने इस तरह नहीं जाना चाहता था, न जाने क्या हो जाए। जरा भी किसी को अंदाजा हो गया मेरे बारे में तो शायद इस बार पुलिस मुझे गिरफ्तार करने की जहमत भी नहीं करेगी। देखते ही गोली मार दी जाएगी, क्योंकि अब मैं सिर्फ 2 आदमियों का कातिल नहीं हूं, बल्कि पुलिस के 2 एहलकार भी मेरे हाथों मारे जा चुके थे। वो तो शुक्र था कि पागल की हैसियत से न जाने कैसे वक्त यहाँ गुजारता रहा था और किसी को पता नहीं चल सका था। अभी तक तो महफूज था, लेकिन कमीना सिफ्त भूरिया चरण, मेरी एक गलत कोशिश मुझे फिर मुसीबतों में गिरफ्तार कर सकती थी, और उसका खौफ तो लम्हा लम्हा रहता था। मेरे साथ जो भी होगा अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। न जाने बेचारे मामू रियाज क्या कर रहे हैं और किस तरह ये लोग अपने आप को महफूज रखे हुए हैं। मामू रियाज की जो झलक देखी थी उससे ये अंदाजा होता था कि वो बहुत ज्यादा बेकसी का शिकार नहीं है।
मगर मामू और मेरे घर वाले कर क्या रहे हैं? शक्तिपुर में इनका कैसे आना हुआ? क्या वो यहीं रहते हैं? ये सारी बातें जहन के पर्दों से टकरा रही थी। बिलाखिर फैसला किया कि जब वो नीचे उतरेंगे तो उनका पीछा करूंगा और ये देखने की कोशिश करूंगा कि कहाँ रहते हैं। ये बाद में सोचूंगा कि क्या कदम उठाना है। इस बात पर दिल जम गया था। बहुत देर तक पूरी गली के चक्कर लगाता रहा। यहाँ जो कुछ होता था अब मेरी निगाहों से ओझल नहीं था। इन लोगों के फौरी तौर पर नीचे आ जाने का इम्कान नहीं था। अगर रक्स की महफिल में जम गए तो रात के 12 बजेंगे। कुछ भी हो जाए मेरे लिए इससे ज्यादा कीमती काम और क्या हो सकता था। फतेह मोहम्मद पनवाड़ी की दुकान पर रुक गया और दुकान के करीब लगे हुए बिजली के खंभे के नीचे जो एक सीमेंट का थड़ा सा बना हुआ था उस पर जा बैठा। फतेह मोहम्मद के हाथ बर्क रफ्तारी से चल पड़े थे और वो पानों के अंबार लगाए जा रहा था। ग्राहक आते फतेह मोहम्मद उनसे तरह तरह की बातें करता और पानों की ग्लोरियां बनाकर उन्हें पेश कर देता। उसकी चर्ब जबानी सुनने के काबिल थी। थोड़ी देर के लिए ग्राहकों का तोड़ा हुआ तो उसने मुझे देखा और बोला, अरे भाई रतनलाल जी, आज यहाँ कैसे बैठे हो? बड़े उदास उदास से हो। क्या झगड़ा हो गया है घर में किसी से? मैं उससे बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसने बात की तो जवाब देना भी जरूरी था। मैंने फीकी सी हंसी हंसकर कहा, मेरा किससे झगड़ा होगा भाई फत्तू? हो भी सकता है। वैसे एक बात अपनी खोपड़ी में ऐसे अटकी हुई है कि खोपड़ी का भूसा निकल गया है। सोच रहा था कि तुमसे पूछेंगे। ऐसी क्या बात है भाई फत्तू? मैंने पूछा। यार उस दिन जब तुम रहीम भाई से बातें कर रहे थे तो तुम्हारे मुंह से अचानक मेरे खुदा निकला था। ये क्या चक्कर है? तुम मुसलमान तो नहीं हो? मैं हैरान रह गया। मेरे फरिश्तों को भी गुमान नहीं था कि ऐसी कोई बात हो गई है। यकीनन ऐसा ही हुआ होगा, मगर क्या जवाब दूं इसको? ये सोचकर मैं खामखा हंस पड़ा। पता मोहम्मद बहुत ज्यादा गहराइयों में नहीं जाते। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनका पर्दे में रहना ही अच्छा होता है। लो और सुनो, अम्मा क्या हम किसी से कहने जा रहे हैं? यार नहीं हो हमारे? बस जरा ये बता दो कि तुम्हारे मुंह से मेरे खुदा क्यों निकला था। बता देंगे फतेह मोहम्मद, कभी फुर्सत के वक्त बता देंगे। लो, घंटे भर से यहाँ बैठे हो, फुर्सत नहीं है तुम्हें? अम्मा क्या किसी का इंतजार कर रहे हो? हाँ, यही समझ लो। किसका? मैं उसे जवाब नहीं देना चाहता था। शुक्र था कि कुछ ग्राहक उसकी दुकान पर आ गए। वो ग्राहकों में उलझा तो मैं आहिस्ता से उसकी दुकान से उठ गया। उसके बाद वहां से काफी दूर चला गया। मेरी निगाहें कोठे पर लगी हुई थी। वक्त गुजरता रहा। बैठे बैठे और घूमते घूमते पूरा बदन थक गया था। अचानक ही मालती मुझे तलाश करती हुई पहुंच गई। अरे तुमने तो मार ही डाला रतनलाल जी, कहाँ चले गए थे? अरे चलो, बुला रही हैं। क्या काम है? मैंने झल्लाए हुए लहजे में पूछा। लो, तुम भी मुझे ही डांट रहे हो। उधर से भी डांट पड़ रही है और इधर से भी। अब काम तो तुम्हें रमा रानी ही बताएंगी, हम क्या बताएं? अच्छा तुम चलो, मैं आ रहा हूं। नहीं, साथ चलो, यही कहा है उन्होंने। और मैं दांत पीसता हुआ मालती के साथ वापस चल पड़ा। ज्यादा बेहतर यह था कि किसी ऐसी जगह रूपोश हो जाता जहां से मुझे कोई देख ना पाता। ख्वामखा ये लोग जहन खराब कर रहे थे। घर वापस पहुंचा तो रमा रानी ने एक काम मेरे सुपुर्द कर दिया। अब मैं भला उनसे क्या कहता? कोई 10-15 मिनट मसरूफ रहना पड़ा और उसके बाद जैसे ही काम खत्म हुआ मैं मालती से कहकर वहां से निकल भागा। कुछ ही देर के बाद फिर मैं एक ऐसी जगह खड़ा इंतजार कर रहा था जहां से बेलावती के कोठे का दरवाजा साफ नजर आ रहा था। 12 बज गए थे। साजो आवाज का खेल खत्म हो गया था और मेहमान ऊपर से उतर उतर कर गली से बाहर खड़े हुए तांगों की जानिब बढ़ रहे थे। कुछ की अपनी मोटरें थीं और कुछ तांगों वगैरह में आए थे। बाकी कुछ पैदल ही चल पड़े थे, लेकिन बेलावती के जीने से वो लोग नीचे ना उतरे। ये देखकर मेरा दिल धक से रह गया। बेलावती के कोठे से दूसरे बहुत से मेहमान नीचे उतरे थे। पता नहीं वो लोग कहाँ गायब हो गए थे। कुछ और वक्त गुजरा तो मेरी परेशानी इंतहा को पहुंच गई और अब मैं अपने कदम नहीं रोक पा रहा था। ये क्या हुआ? मैं तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा। अंदर सारा साजो सामान सिमट रहा था। एक ही अंदाज होता था इन सभी कोठों की जिंदगी के आगाज का और इख्तिताम का। बेलावती ने मुझे देखा, उसके साथ कुछ और लड़कियां थीं। वो सब मुझे देखकर अजीब से अंदाज में मुस्कुराईं। शकुंता मौजूद नहीं थी। बेलावती ने नरमी से पूछा, अरे रत्ना, तू किसी काम से आया है क्या? नहीं नहीं, वो बेला जी। अरे ये बेला जी क्या होती है भाई? चाची जी कहता था तू मुझे। आज बेला जी कैसे कह रहा है? भूल गया क्या? अरे रत्ना, मैं तेरी चाची हूं। चाची समझा? हाँ चाची, वो कुछ काम था आपसे। रमा रानी ने भेजा है क्या? नहीं, मैं खुद आया हूं।
तो अंदर आना, ऐसे अजनबियों की तरह बाहर क्यों खड़ा हुआ है? बैठ तो सही, क्या बात है? कुछ मालूम करने आया हूँ बेला जी। फिर बेला जी? मेरा मतलब है चाची जी, मैंने जल्दी से कहा। क्या मालूम करने आया है? और आज ये तू कैसा बहका बहका सा हो रहा है? चल छोड़, क्या मालूम करने आया है पूछ। वो 2-4 मेहमान एक साथ आए थे, उनके बारे में मालूम करना था। 4 मेहमान? बेलावती ने जहन पर जोर देकर कहा और फिर हंस पड़ी और बोली यहां तो 4 करके बहुत से मेहमान आए थे। नहीं, वो एक साहब तलवार मार कर मूछें थी उनकी, काली टोपी पहने हुए थे, कुर्ता शेरवानी और ओह अच्छा समझ गई, हाँ कहीं बाहर से आए हुए थे, शायद मुरादाबाद से, लेकिन वो तो चले गए। बेलावती ने जवाब दिया। कब चले गए? वो तो बहुत देर पहले उठ गए थे, थोड़ी ही देर बैठे थे, कोई घंटा 1.5 घंटा बैठे होंगे, मगर थे कोई अमीर किस्म के आदमी। नाम नहीं पता आपको उनका? पूछा था लेकिन नाम नहीं बताया। कहने लगे मुसाफिर हैं, नामों में क्या रखा है, बस फन के कदरदान हैं, फन देखने आ गए थे। हाँ, शकुंता को बहुत कुछ दिया है उन्होंने, अच्छे साहिब हैसियत मालूम होते थे। मगर ये आपको कैसे पता चला कि वो मुरादाबाद के हैं? बस यूं ही उन्होंने खुद ही बताया था। कहने लगे कि मुरादाबाद से आए हैं आपकी धूम सुनकर। हमने नाम भी पूछा मगर उन्होंने बताया नहीं। वो उनके साथ और लोग भी थे ना? हाँ, सब उन्हीं के मसाइब मालूम होते थे, कोई अच्छे खासे नवाब वगैरह लगते थे, काफी रईस आदमी थे। क्या वो, मेरा मतलब है कि वो क्या वापस मुरादाबाद चले गए? ले, मुझे क्या मालूम, मगर तुझे उनकी खोज क्यों लगी हुई है? बेलावती ने कहा। नहीं चाची जी, बस ऐसे ही, अजीब से लोग थे, न जाने क्यों जाने पहचाने से लग रहे थे, मालूम करना चाहता था कि कौन है। बेलावती ने गहरी निगाहों से मुझे देखा और बोली, ले, मुझे क्या मालूम था, पता चल जाता तो नाम पता भी पूछ लेती उनका। अब इतना तो तुझे पता ही है, यहां न जाने कौन कौन आता है, बड़े बड़े 30 मार खान होते हैं, मगर हमें उनकी 30 मार खानी से क्या लेना, हमें तो बस अपना काम आता है। अच्छा बैठ, कुछ खाए पिएगा? नहीं चाची, बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने मायूसी से कहा। दिल रो रहा था। यकीनन उन दोनों लम्हात में से कोई लम्हा उनके जाने का हो सकता था जब मुझे घर वापस जाना पड़ा था। सब पर गुस्सा आ रहा था। कृष्णा ने मुझे फूलों में उलझा लिया था और मालती मुझे बुलाने आ गई थी। ओह, बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही बुरा। मैं बुरी तरह निढाल हो गया था। दिल पर एक अजीब सा बोझ लिए वापस आया और अपने कमरे में आकर पड़ गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या मामू रियाज भी उनके साथ मुरादाबाद से आए थे? लेकिन वो फौरन ही मुरादाबाद चले तो नहीं गए होंगे, शक्तिपुर में ना जाने कहां ठहरे होंगे। बहरहाल शक्तिपुर भी कोई इतनी छोटी जगह ना थी कि मैं एक एक घर में झांक कर उन्हें तलाश कर सकता। ओह, मेरी बदनसीबी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। अगर हिम्मत करके मामू रियाज से मिल ही लेता तो क्या हो जाता? जो होना है वो तो हर कीमत पर ही होगा। अगर इस बार वो मेरे हाथ से निकल गए थे, जी चाहा कि दीवाना वार बाहर निकल जाऊं, गली गली कूचे कूचे में मामू रियाज को ढूंढता फिरूं। मगर इससे क्या होगा? शक्तिपुर में कोई बहुत ज्यादा अच्छे होटल तो थे नहीं, लेकिन वो नवाब किस्म के आदमी थे। हो सकता है कि किसी होटल में ही ठहरे हों। एकदम से उठकर बैठ गया। ये फैसला किया कि होटलों के चक्कर लगाऊं, मालूम करूं। लेकिन नाम पता भी तो मालूम नहीं था। ये दीवानगी ही थी मेरी। मैं मामू रियाज को फिर से खो बैठा था। लेकिन मामू रियाज, आखिर वो यहां कैसे आए? वो तो इन चक्करों में कभी नहीं थे। ये अंदाजा जरूर हो रहा था मुझे कि वो शौकीन साहब जो अजीब सा हुलिया बनाए हुए थे, मामू रियाज को लाए होंगे अपने साथ। वरना मामू रियाज तो बड़े नेक फितरत आदमी थे, लेकिन वो मजबूर कैसे हो गए? बहुत सी बातें थी ऐसी जो मुझे चकरा रही थीं, लेकिन जवाब किसी बात का नहीं मिल रहा था। बड़ा दुख हुआ था मुझे अपनी इस हिमाकत पर। ज्यादा से ज्यादा ये तो किया जा सकता था कि मामू रियाज का पीछा करके उनके ठिकाने का पता लगा लेता और फिर उनसे बाद में मिलता। दिल मेरे मुख्तलिफ सवालात के जवाब खुद ही दे रहा था। हो सकता है मामू रियाज से मिलने के बाद सूरत हाल कुछ और ज्यादा परेशान कुन हो जाती। वो शायद मुझे ना छोड़ते, अम्मी और अब्बा के पास ले जाते और फिर मैं उनके साथ रहता और वो मुसीबतों का शिकार हो जाते। अच्छा ही हुआ, बेहतर ही हुआ है। मैंने ठंडी सांस लेकर सोचा। माँ बाप को, बहन भाई को याद करके मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। ये आंसू न जाने कब तक तकिया भिगोते रहे थे और मैं भीगे हुए तकिए पर अपने रुखसार रखकर सो गया। आंसुओं की ठंडक ख्वाब आवर बन गई थी। सुबह दिल बड़ा बोझल था।
सारा दिन बेकैफ सा गुजरा। फिर शाम आई और रात हो गई, लेकिन अब मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई थी। इससे ज्यादा यहां रुकना मुमकिन नहीं था। मुझे अंदाजा हो गया था, किसी से रिश्ता कायम हो जाए या किसी से टूट जाए, भूरिया चरण मुझे नहीं छोड़ेगा, कहीं भी नहीं छोड़ेगा। वो हर जगह पहुंच सकता है और मुझे अपने काम पर आमादा करने के लिए वो हर गुर आजमा सकता है। यहां बहुत से लोग थे, हर एक का अपना मामला था, किसी को भी मेरी वजह से कोई नुकसान पहुंच सकता था। अलबत्ता एक अंदाजा मैं बारहा लगा चुका था। भूरिया चरण ने अब तक सिर्फ उन लोगों को सफाई हस्ती से मिटाया था जो मेरी कहानी से या खुद उससे वाकिफ होते थे, या वो मेरे इस मसले के लिए कुछ करने पर आमादा हुए थे। जिन लोगों को इस बारे में कुछ नहीं मालूम होता था वो महफूज रहते थे। फिर भी खतरा रहता ही है। यहां मुझे बहुत सी परेशानियां थी। मेरा ज़मीर इस माहौल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये लोग कुछ मेरे हक में बुरे तो नहीं थे, मगर मेरी वजह से इन्हें नुकसान पहुंचा तो मैं यकीनन कुछ नहीं कर पाऊंगा। शकुंता और कृष्णा का मामला था, पुलिस थी, न जाने क्या क्या था। मुझे यहां से अब निकल जाना चाहिए, आखिरी फैसला कर लेना चाहिए। बहुत वक्त गुजारा था यहाँ, आलमे बेहोशी में और अब आलमे होश में। रमा देवी के एहसानात भी थे मुझ पर, जाने से पहले उनका शुक्रिया अदा करना जरूरी था। एक कागज और कलम तलाश किया मैंने और लिखने बैठ गया। मैंने लिखा, रमा रानी जी, बड़े फख्र से, बड़े मान से मैं आपको माता जी कह सकता हूं। उस दिन आपने कहा था ना कि मैं होश में आऊंगा तो इस जगह को बुरा समझूंगा और यहां से चला जाऊंगा। मैं इस वक्त होश में आ चुका हूं, सब कुछ जान चुका हूं। रमा जी, इस दुनिया को मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखा। जितना देखा वो मुझे बताता है कि माँ किस शक्ल में माँ होती है। मेरा मसला कुछ और है। मैं एक मुसलमान लड़का हूं और अपनी गलत कारियों के अजाब से गुजर रहा हूं। मैं जहां जाता हूं वहां मेरी नहुसत मेरे सरपरस्तों को नुकसान पहुंचाती है। कई बार इसका तजुर्बा कर चुका हूं। मैं इस घर में अपनी नहुसतें नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए ये घर छोड़कर जा रहा हूं। अगर मैं इन नहुसतों को शिकस्त दे सका तो एक बार अकीदत के फूल लेकर आपके घर जरूर आऊंगा और आपको भरी महफिल में माँ कहकर पुकारूंगा, क्योंकि आप इसी काबिल हैं कि आपको माँ कहा जाए। आपका बदनसीब रतन। ये कागज तय करके तकिए पर रखा। बाहर निकला तो मालती नजर आई। मैंने उसे रोका। मालती, कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास? कितने रतन जी? 200-400। ये 200 हैं और ला दूं? नहीं, बस काफी हैं, मैंने कहा और पैसे जेब में डालकर बाहर निकल आया। बहुत अफसुर्दा था। दुनिया के लिए बज़ाहिर ये बहुत बुरी जगह थी, लेकिन मुझे यहां बहुत प्यार मिला था, बड़ी अपनायत मिली थी। दिल दुख रहा था इस जगह को छोड़ते हुए। सीधा रेलवे स्टेशन का रुख किया और जो पहली ट्रेन आई उसमें बैठ गया, ये मालूम किए बगैर कि वो कहाँ जा रही है। रेल में तरह तरह के लोग बैठे हुए थे, जो कि हमेशा ही होते थे, और ये कोई मेरा पहला सफर तो था नहीं। ये सब मुझसे कितने मुख्तलिफ हैं। बेशक इनके साथ मसाइल होंगे, लेकिन मुझसे मुख्तलिफ। ये उनका हल तो पा सकते हैं, लेकिन मेरी मुश्किल का कोई हल तो दूर दूर तक नहीं है। मेरे जहन में तो कोई रास्ता ही नहीं आता। न जाने मेरी इंतहा क्या है। अब तो दर्द ही दबा बनता जा रहा था। इतनी मुश्किलें आ गई थी जिंदगी में कि आने वाली किसी मुश्किल का खौफ अब बाकी नहीं रह गया था। हाँ, इतना जरूर कह सकता था कि किसी और को अपनी मुश्किल का शिकार ना होने दूंगा, और वही कर रहा था मैं। इन मुश्किलात में जीना सीख रहा था। मगर उन मोहब्बतों का क्या करता जो दिल की गोशे में जा गुजरी थी। उन प्यारों को कैसे भूल सकता था जिनके साथ होश की सुबह हुई थी। सच्ची बात यह है कि अब तो जिंदगी से दिलचस्पी भी नहीं रह गई थी। मुझ पर बहुत से मुकदमे कायम थे। हो सकता है अब तो मुझ पर कोई इनाम भी रख दिया गया हो, और अब गिरफ्तार हो जाऊं तो कुछ बुरा भी ना होगा। मगर वो मनहूस मुझे मरने तो दे। आंखों में गुनूदगी सी आने लगी। शायद कुछ नींद के झोंके भी आए थे। करीब बैठे हुए अधेड़ उम्र शख्स ने हमदर्दी से एक तरफ सरकते हुए कहा, सहर, जादू और पुरस्कार कुव्वतों की इन दास्तानों का अगला हौलनाक मोड़ क्या होगा? काला जादू का बकिया हिस्सा और मजीद नॉवेल सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।